बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी व्याकरण के एक बेहद ही महत्वपूर्ण शीर्षक जिसका नाम है वाक्य के भेद तथा वाक्य परिवर्तन का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यह जान लें कि वाक्य के भेद विषय को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है। तो हम जानते हैं कि हम अपनी दैनिक जीवन में न जाने कितने वाक्यों का प्रयोग करते हैं। हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं और उसी भाषा के माध्यम से हम कई प्रकार के वाक्यों का निर्माण करते हैं और दूसरों तक अपने भावों को पहुंचाते हैं। तो जिस चीज़ का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में हजारों बार करते हैं, उस चीज़ के बारे में हमें जानना आवश्यक है कि क्या हम सही वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं अथवा गलत वाक्यों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हम परिस्थिति के अनुसार सही वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं या फिर विषम परिस्थिति में किसी अन्य वाक्य का प्रयोग कर दे रहे हैं। तो ये सब बातें आपको इस पाठ के माध्यम से समझ में आएंगी कि किस परिस्थिति में किस वाक्य का प्रयोग करना चाहिए तथा शुद्ध वाक्य क्या होते हैं। तो आइए चलते हैं पाठ की तरफ। वाक्य अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। वाक्य की परिभाषा कहती है कम से कम एक क्रियापदबंध होना आवश्यक है किसी वाक्य को वाक्य कहे जाने की। वाक्य की परिभाषा आप स्वयं से भी बना सकते हैं। पदों का व्यवस्थित एवं सार्थक समूह ही वाक्य कहलाता है। जैसे एक उदाहरण है, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब यहाँ यदि हम इस वाक्य को दूसरी तरीके से लिखें यदि हम कि क्रिकेट बच्चे खेल रहे हैं, तो यह सही नहीं रहेगा, क्योंकि हिंदी भाषा में वाक्य का एक नियम है कि पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। तो यह हिंदी भाषा में वाक्य के व्यवस्थित होने का प्रमाण देता है। तो इस प्रकार वाक्य व्यवस्थित होना चाहिए, व्यवस्था के अनुसार होना चाहिए। दूसरा सार्थक मतलब सही अर्थ देने वाला। यदि हम यहाँ इस वाक्य में क्रिकेट के स्थान पर वॉलीबॉल रखें या इस क्रिकेट के स्थान पर हम किताब रखें, तो बच्चे किताब खेल रहे हैं। तो क्या किताब खेलने की चीज़ है? तो यहाँ यह सार्थक नहीं बैठेगा। इसलिए जब कोई वाक्य सही अर्थ दे तभी उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य की रचना दो तरह से होती है, दो तत्वों को मिलाकर होती है। पहला उद्देश्य, दूसरा विधेय। उद्देश्य वाक्य में वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य का मुख्य भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वह उद्देश्य कहलाता है, और जो कुछ भी उद्देश्य के बारे में कहा जाता है वह विधेय कहलाता है। यह आपको याद रखना है। जैसे बच्चे छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, तो इस वाक्य में किसके बारे में बात की जा रही है? बच्चों के बारे में। तो यहाँ बच्चे उद्देश्य हुआ और उसके बारे में जो बात बताई जा रही है छत पर पतंग उड़ा रहे हैं, यह विधेय हुआ। सभी लड़कियां कक्षा में अध्ययन कर रही हैं, तो यहाँ देखिए सभी लड़कियों के बारे में बात हो रही है और उनके विषय में जो बताया जा रहा है कि वह कक्षा में अध्ययन कर रही हैं, तो यह विधेय हुआ। वाक्य के भेद देखिए दो आधारों पर किए जाते हैं। पहला रचना के आधार पर। रचना का अर्थ होता है निर्माण। वाक्य किस प्रकार से निर्मित हुए हैं उस आधार पर वाक्य के भेद। और दूसरा अर्थ के आधार पर, मतलब वाक्य किस प्रकार का अर्थ देते हैं, कैसी परिस्थिति में किस वाक्य का प्रयोग करना है, यह अर्थ के आधार पर आपको वाक्य के भेद से ज्ञात होगा। तो रचना या निर्माण के आधार पर वाक्य के भेद। पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जिन वाक्यों में केवल एक क्रियापदबंध होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैं आज खाना नहीं खाऊंगा,
यह क्रिया है खाऊंगा और केवल एक ही क्रिया है, पदबंध है। तुमको आज घर जाना चाहिए, यहाँ भी जाना चाहिए एक ही क्रिया का पदबंध है। मतलब जब वाक्य एक ही है, सरल वाक्य के अंतर्गत केवल एक क्रिया पदबंध आएगा। ठीक। जटिल वाक्य देखिए, जटिल वाक्य जब एक से अधिक सरल वाक्यों को मिलाकर एक से अधिक क्रिया पदबंधों वाला बड़ा वाक्य बनाया जाता है तो उस वाक्य को जटिल वाक्य कहते हैं। जटिल वाक्य नाम से स्पष्ट है कि इसमें एक बड़ा वाक्य होगा, और बड़ा वाक्य होने के कारण एक या एक से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर बनाया गया होगा। जब एक या एक से अधिक सरल वाक्य जोड़े गए होंगे तो उसमें क्रियाएं भी दो हो जाएंगी। एक सरल वाक्य की एक क्रिया और दूसरे सरल वाक्य की दूसरी क्रिया, तो दो क्रियाएं हो जाएंगी। जैसे माँ खाना बनाएगी और पिताजी दफ्तर जाएंगे, तो यहाँ एक क्रिया है बनाएगी, दूसरी क्रिया है जाएंगे। तो जटिल वाक्य को पहचानने का एक तरीका है कि दो वाक्य जुड़े होते हैं, दो उपवाक्य जुड़े होते हैं और उनमें दो क्रियाएं भी होती हैं। वह लड़की स्कूल नहीं आई, आई एक क्रिया हो गई और दूसरी क्रिया बीमार थी। ठीक। तो यहाँ दो क्रियाएं हो गई। उपवाक्य के भेद देखिए, उपवाक्य किसे कहते हैं? ऊपर के दोनों वाक्यों क तथा ख पर ध्यान दीजिए। वाक्य क के दोनों उपवाक्य माँ खाना बनाएगी तथा पिताजी दफ्तर जाएंगे, इस तरह के उपवाक्य हैं जिनका प्रयोग हम जटिल वाक्य से बाहर निकालकर स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं। जैसे माँ खाना बनाएगी, यह अपने आप में पूर्ण है। पिताजी दफ्तर जाएंगे, मतलब पिताजी दफ्तर जाएंगे, इस वाक्य की कोई निर्भरता नहीं है, जरूरत नहीं है, और ना ही इस वाक्य को इस वाक्य की जरूरत है। तो ये दोनों वाक्य स्वतंत्र वाक्य कहलाएंगे। ऐसे उपवाक्यों को स्वतंत्र वाक्य कहते हैं। ख में देखिए, वह लड़की स्कूल नहीं आई जो बीमार थी। अब देखिए, इस वाक्य में एक वाक्य स्वतंत्र तो है, वह लड़की स्कूल नहीं आई, लेकिन जो बीमार थी, यहाँ यह वाक्य बिना इस वाक्य के अस्तित्व के अपना अर्थ नहीं देगा। यह अधूरा वाक्य है, इसीलिए इसमें एक वाक्य को स्वतंत्र उपवाक्य तथा एक वाक्य को आश्रित उपवाक्य, जो दूसरे वाक्य पर निर्भर होगा उसे आश्रित उपवाक्य कहेंगे। जैसे प्रधान उपवाक्य, वह आदमी पकड़ा गया जो चोरी कर रहा था। वह आदमी पकड़ा गया स्वतंत्र वाक्य है, इसलिए प्रधान उपवाक्य होगा। और यदि इसी वाक्य में यह जोड़ा गया होता कि जो चोरी कर रहा था, तो जो चोरी कर रहा था यह क्या है? यह बिना इस वाक्य के आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा, इसलिए यह आश्रित उपवाक्य है। जटिल वाक्यों के देखिए भेद होते हैं। पहला है संयुक्त, दूसरा है मिश्र। संयुक्त मतलब जुड़ा हुआ। संयुक्त का अर्थ है जुड़ा हुआ। जिस जटिल वाक्य के सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य हों वह संयुक्त वाक्य होता है। संयुक्त वाक्य को पहचानने का तरीका है कि इसमें दो उपवाक्य जुड़े हुए होंगे और दोनों ही उपवाक्य अपने आप में स्वतंत्र होंगे। जैसे इस कमरे में कक्षा चलेगी, यह अपने आप में स्वतंत्र है, कुछ इसमें बाकी नहीं लग रहा, इसमें कोई कमी नहीं लग रही। उस कमरे में फिल्म दिखाई जाएगी। ठीक, यदि कोई कहे उस कमरे में फिल्म दिखाई जाएगी, तो इस वाक्य में कुछ भी अधूरा नहीं है। न ये वाक्य इस वाक्य पर निर्भर है, न यह वाक्य इस वाक्य पर निर्भर है। दोनों ही वाक्य स्वतंत्र हैं और के द्वारा दोनों जुड़े हुए हैं, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा। वह तो यही रहेगा, ये भी स्वतंत्र है। आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी, यह भी स्वतंत्र है। कोई व्यक्ति एक शब्द यह भी कह सकता है वह तो यही रहेगा, और कोई दूसरा व्यक्ति एक वाक्य यह भी कह सकता है कि आपको नौकरी छोड़नी पड़ेगी। इसलिए न तो ये इस पर निर्भर है, न तो ये वाला वाक्य इस पर निर्भर है। दोनों को जोड़ा गया है समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा, तो यहाँ पे संयुक्त वाक्य होगा। मिश्र वाक्य, मिश्र मतलब होता है मिला हुआ। जैसे दूध और पानी को मिला देते हैं तो उसको आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है, मिश्र वाक्य जो है, उनके संबंध में यह विचार है कि उनको अलग नहीं किया जा सकता, अलग करने पे उनका अर्थ बिगड़ जाता है। जिन जटिल वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो तथा एक आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। जो आश्रित उपवाक्य है वह प्रधान उपवाक्य पर निर्भर करेगा। प्रधानाचार्य ने कहा,
कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा। अब प्रधानाचार्य ने कहा है स्वतंत्र है, प्रधान वाक्य है कि विद्यालय 4 दिन तक बंद रहेगा, यह आश्रित उपवाक्य है क्योंकि यह इस पर निर्भर है। वह खिलौना टूट गया, कोई खिलौना है वह टूट गया, यह स्वतंत्र है। परंतु यह जो वाक्य जो मामा जी लेकर आए थे, यह जो वाक्य है बिना इसके अधूरा है, इसलिए आश्रित उपवाक्य होगा। इस तरह के जो वाक्य जुड़े हुए होते हैं वह मिश्र वाक्य कहे जाते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए किस परिस्थिति में किस वाक्य का प्रयोग करना है, यह अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेदों के द्वारा समझा जाता है। जैसे विधानवाचक अथवा कथनावाचक, कथनात्मक। विधानवाचक मतलब होता है विधि का विधान, मतलब जिसमें क्रिया संपन्न हो रही हो, संपन्न हो गई हो, ऐसी क्रियाओं से बने वाक्य विधानवाचक कहलाते हैं। इन्हें अफर्मेटिव भी कहते हैं। ठीक, इनमें क्रिया प्रारंभ हो जाती है या तो संपन्न हो जाती है। जिन वाक्यों में कथन के रूप में व्यक्त किया जाता है उन्हें कथनात्मक या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ाई की जो क्रिया है वो बच्चों ने शुरू कर दी है। सभी विद्यार्थी घर गए, मतलब यहाँ जो क्रिया है वो पूर्ण हो चुकी है। वह आंखों की डॉक्टर है, उसका भाई बहुत बीमार है। तो इसमें जो क्रियाएं हैं वह शुरू हो चुकी होंगी या तो पूर्ण हो चुकी होंगी, तो उन्हें विधानवाचक वाक्य कहेंगे। निषेधवाचक, नेगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, जिन वाक्यों में निषेध, जैसे कि हम कहीं जाते हैं, कहीं किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो वहाँ लिखा रहता है प्रवेश निषेध है, तो प्रवेश निषेध का अर्थ होता है, निषेध का अर्थ होता है मना करना। तो इसमें ऐसे वाक्य आएंगे जिनमें नहीं का भाव होगा, क्योंकि हमको किसी को मना करना होता है तो हम नहीं बोलते हैं, तो यहाँ नहीं का भाव होगा। मैंने झूठ नहीं बोला, देखिए यहाँ नहीं लगा है, निषेधवाचक वाक्य होगा। उसने चोरी नहीं की, तो यहाँ भी निषेधवाचक वाक्य होगा। आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञा देने वाले, आज्ञा का अर्थ देने वाले वाक्य आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं, जिनको अंग्रेजी भाषा में इम्परेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जिन वाक्यों में आज्ञा, आदेश, प्रार्थना आदि भाव प्रकट हों वे आज्ञार्थक वाक्य कहले जाते हैं। जैसे आज्ञार्थक के अंतर्गत केवल आज्ञा नहीं होगा, इसमें आदेश भी होगा, प्रार्थना भी होगा, अनुमति भी होगा। तीनों चारों चीज इसमें होंगी, आज्ञा, आदेश, प्रार्थना और अनुमति। तब आप कहेंगे आज्ञार्थक वाक्य। तू इस कमरे से बाहर जा, यहाँ आज्ञा दी जा रही है, तो ये आज्ञार्थक वाक्य हो गया। तुम मेरे साथ चलो, ठीक, यहाँ भी आदेश दिया जा रहा है, तो ये भी आज्ञार्थक वाक्य होगा। आप शाम को जरूर आ जाइएगा, यहाँ भी या तो प्रार्थना की जा रही है या फिर उससे आदेश दिया जा रहा है। ठीक, तो यहाँ भी आज्ञानार्थक वाक्य होगा। प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जिन वाक्यों में वक्ता प्रश्न पूछता है वे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। क्या तुम मेरा काम कर दोगे, तो यहाँ यह प्रश्न चिन्ह लगा है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य होगा। आप कहाँ जा रहे हैं, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न सूचक चिन्ह लगा है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इसकी प्रमुख विशेषता है इसके अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगते हैं। इच्छार्थक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें किसी इच्छा व्यक्त की गई हो, जैसे ईश्वर आपको स्वस्थ कर दे। यहाँ कोई व्यक्ति जो बोलने वाला है वह इच्छा व्यक्त कर रहा है, काश गृह कार्य पूरा हो जाता। यहाँ भी जो वक्ता है वह काश कह रहा है, मतलब वह इच्छा व्यक्त कर रहा है कि गृह कार्य पूरा हो जाता। तो इच्छार्थक वाक्य में, ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा का बोध होगा। संभावनार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में वक्ता किसी कार्य के प्रति संभावना व्यक्त करता है वे संभावनार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे शायद कल बारिश हो। अब कल बारिश होगी या नहीं होगी ये नहीं पता, लेकिन यहाँ पे जो वक्ता है वह संभावना व्यक्त कर रहा है कि शायद कल बारिश हो। अब तक वह स्कूल पहुँच गया होगा। अब वह स्कूल पहुँचा या नहीं पहुँचा नहीं पता, लेकिन जो वक्ता है वह संभावना व्यक्त कर रहा है कि वह स्कूल पहुँच गया होगा, तो यहाँ संभावनार्थक वाक्य होगा। विस्मयादि बोधक वाक्य, विस्मय का भाव, हर्ष, घृणा, प्रेम आदि भावों को विस्मय के भाव कहते हैं। इन वाक्यों को पहचानने का एक तरीका है, इन वाक्यों में विस्मय बोधक चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उफ, कितना सुंदर जगह है यह। यहाँ वह क्या हुआ, आश्चर्यचकित हो गया, तो कह रहा है कि उफ कितना सुंदर जगह है।
वाह तुमने तो कमाल कर दिया। यहाँ भी वह आश्चर्यचकित हो गया, इसलिए वह कह रहा है वाह तुमने तो कमाल कर दिया। तो यह विस्मयादिबोधक वाक्य कहे जाएंगे। अब देखिए आपकी परीक्षाओं में रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे वाक्य दे दिया जाएगा और उसको किसी अन्य वाक्य में बदलने के लिए कहा जाएगा। जैसे सरल वाक्य दिया गया है, नकल करने वाले बच्चे पास नहीं हो सकते। अब इसको आपको बदलना है मिश्र वाक्य में। तो देखिए किस प्रकार से बदला है। जो बच्चे नकल करते हैं, क्योंकि मिश्र वाक्य हमको बनाना है, तो इसमें एक प्रधान वाक्य होगा, उपवाक्य होगा, और एक ऐसा उपवाक्य होगा जो प्रधान उपवाक्य पर निर्भर हो। तो जो बच्चे नकल करते हैं वे पास नहीं हो सकते। तो यहाँ देखिए ये आश्रित उपवाक्य है और ये प्रधान उपवाक्य है। हमने लड़कों से अपने साथ रहने को कहा। यहाँ देखिए सरल वाक्य को पहचानने का तरीका है कि इसमें एक ही क्रिया होगी। ठीक, रहने को कहा, देखिए एक ही क्रियापद बंध है। अब इसको हमें मिश्र वाक्य में बदलना है। तो देखिए इसमें दो क्रियाएं भी आएंगी और दो उपवाक्य होंगे, लेकिन एक उपवाक्य दूसरे पर निर्भर होगा। हमने लड़कों से कहा, ये एक उपवाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, और वे हमारे साथ रहे, यह इस पे आश्रित है। मिश्र वाक्य से सरल वाक्य किस प्रकार बनाए जाते हैं। अध्यापक ने बच्चों से कहा कि सभी बच्चे कहानी सुनाएंगे। अब अध्यापक ने बच्चों से कहा कि, ये कि जोड़ने के लिए प्रयुक्त हुआ है संयुक्त वाक्यों को। अध्यापक ने बच्चों से कहा, ठीक, ये खुद में स्वतंत्र है। सभी बच्चे कहानी सुनाएंगे, ये भी स्वतंत्र है। तो इसका मतलब इसमें से एक वाक्य एक पर निर्भर है, यह मिश्र वाक्य होगा। इसमें स्वतंत्र नहीं है, सभी बच्चे कहानी सुनाएंगे, यह एक वाक्य एक पर निर्भर है। इसको अगर सरल वाक्य में बदलेंगे तो अध्यापक ने सभी बच्चों से कहानी सुनाने को कहा। तो जो इसकी क्रियाएं हैं, एक कहा है, एक सुनाएंगे, तो इन दोनों क्रियाओं को तो पहले एक ही पदबंध में जोड़ देंगे और एक वाक्य का निर्माण करेंगे। इस प्रकार यह वाक्य सरल वाक्य हो जाएगा। जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। अब देखिए जो लोग झूठ बोलते हैं मुझे अच्छे नहीं लगते। ठीक, यहाँ एक वाक्य उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है, इसलिए यहाँ मिश्र वाक्य है। और इसको जोड़ने के लिए बोलते और लगते, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक ही पदबंध बनाना पड़ेगा। तो झूठ बोलने वाले लोग मुझे अच्छे नहीं लगते, एक ही वाक्य में देखिए इसको विरोध दिया गया, तो ये सरल वाक्य हो गया। अब सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य में, वे लोग सामान खरीदने के लिए बाजार गए, यह एक सरल वाक्य है। ठीक, बाजार गए एक ही क्रियापदबंध है। संयुक्त वाक्य इसको बनाएंगे तो वे लोग बाजार गए और उन्होंने सामान खरीदा। क्योंकि ये संयुक्त वाक्य है तो दोनों ही उपवाक्य स्वतंत्र होंगे और दोनों में क्रिया आई होगी। मां के ना आने के कारण वह नहीं आ सकी, इसको बदलेंगे, मां नहीं आई इसीलिए वह नहीं आ सकी। दोनों ही खुद में स्वतंत्र हैं उपवाक्य, इसलिए संयुक्त वाक्य होगा। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य, गिलास नीचे गिरा और टूट गया। देखिए टूट गया यह भी स्वतंत्र है, गिलास नीचे गिरा यह भी स्वतंत्र है। तो गिलास नीचे गिरकर टूट गया, इसको एक वाक्य में एक क्रियापदबंध में बनाएंगे तो सरल वाक्य हो जाएगा। संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य, बच्चे होटल चले गए पर वहां बहुत दुखी हैं। यहाँ देखिए संयुक्त वाक्य है क्योंकि बच्चे होटल चले गए और वहां बहुत दुखी हैं, ये दोनों स्वतंत्र है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है। जब इन्हें मिश्र वाक्य बनाएंगे तो एक स्वतंत्र उपवाक्य होगा, दूसरा निर्भर उपवाक्य होगा। ठीक, जब से बच्चे होटल गए हैं बहुत दुखी हैं। अब देखिए जब से बच्चे होटल गए हैं, यह वाक्य तो प्रधान उपवाक्य है, परंतु बहुत दुखी हैं यह इस वाक्य पर निर्भर है क्योंकि बहुत दुखी हैं यह वाक्य खुद में अधूरा है।
घंटा बजा और कक्षा समाप्त हुई। घंटा बजा स्वतंत्र है, कक्षा समाप्त हुई ये भी स्वतंत्र है। जब जोड़ेंगे तो जैसे ही घंटा बजा कक्षा समाप्त हुई। ठीक, कक्षा समाप्त हुई स्वतंत्र है, जैसे ही घंटा बजा कक्षा समाप्त हुई पर निर्भर है। मिश्र वाक्य से संयुक्त वाक्य। जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। अब देखिए, जैसे ही हम घर से बाहर निकले बारिश होने लगी। बारिश होने लगी स्वतंत्र है, और जैसे ही हम घर से बाहर निकले यह बारिश हो गई, तो इस पर निर्भर है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो दोनों को स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो हम घर से बाहर निकले और बारिश होने लगी। ठीक, तो इसमें जो योजक शब्द हैं उनको आप लगा सकते हैं, जैसे और लगा सकते हैं, तथा लगा सकते हैं। अर्थ की दृष्टि से वाक्य में परिवर्तन। देखिए, जब आप अर्थ की दृष्टि से वाक्य के परिवर्तन करने को कहता है तो इसका मतलब यह है कि इस वाक्य का अर्थ भी बदलेगा, क्योंकि अर्थ के आधार पर ही उसको बदलने के लिए कह रहा है। ठीक, अब देखिए, एक वाक्य धोबी कपड़े धो रहा है, इसको बदला गया है निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छार्थक, संदेहार्थक और संकेतार्थक। तो देखिए कैसे बदला गया है। पहले निषेधवाचक। निषेध का मतलब है हमें नहीं लगाना है। तो धोबी कपड़े नहीं धो रहा है, अर्थ तो बदल रहा है लेकिन निषेधवाचक बन जाएगा। प्रश्नवाचक, हमें प्रश्न करना होगा, क्या धोबी कपड़े धो रहा है, और अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह जरूर लगाना है, यह अनिवार्य है। अब देखिए आज्ञार्थक में, अब धोबी से आज्ञा दी जाएगी, धोबी कपड़े धो, तो यहाँ आज्ञार्थक बन गया। विस्मय में विस्मय का भाव लाएंगे, अरे धोबी कपड़े धो रहा है, तो यहाँ विस्मय का भाव आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए इच्छार्थक, मैं चाहती हूँ या चाहता हूँ धोबी कपड़े धोए, तो यहाँ जो चाहने का भाव है यह इच्छा व्यक्त करता है, तो यहाँ इच्छार्थक वाक्य बन जाएगा। संदेह मतलब संदेह होना, शायद धोबी कपड़े धो रहा होगा, तो यहाँ संदेह हो रहा है तो संदेहार्थक भाव होगा। संकेतार्थक वाक्य, यदि धोबी कपड़े धो रहा होता तो यहाँ पे संदेह का भाव संकेतार्थक वाक्य होगा। तो इस प्रकार से अर्थ की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन तथा रचना की दृष्टि से वाक्य परिवर्तन, यह आपने समझा। इसके अभ्यास कार्य करिएगा, जो नहीं समझ में आएगा वह आप पूछिएगा।